फॉर्म्स, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, हम इसी में काम कर रहे थे रिएक्ट राउटर वाले में, ठीक है। चलो अच्छा हो गया, कैसे किया? सर इंडेक्स एचटीएमएल में तो अपने वो डाली थी बूटस्ट्रैप वाली फाइल, हाँ देन एडमिन लिंक्स में बूटस्ट्रैप फाइल था मेन डॉट जेएसपी में, तो सारा कंटेंट डाला मैंने इसका मॉडल का। हाँ। उसके बाद सीएसएस स्टेट नहीं बनाई? बिना स्टेट के कैसे किया इसको रेंडर? बिना स्टेट के कैसे रेंडर कर दिया? कोई तरीका ही नहीं है स्टेट के बिना तो रेंडर कराने का। जावा स्क्रिप्ट अटैच कर दी क्या बूट स्टेप की? थोड़ा बहुत यूट्यूब से करा था। तो फिर तो इसका लॉजिक ही ख़त्म हो जाएगा रिएक्ट का। रिएक्ट का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि आप जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो डायरेक्टली डोम मैनिपुलेट करता है। जबकि यहाँ हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ वर्चुअल डोम बनाता है ये। विदाउट स्टेट होएगा नहीं, विदाउट स्टेट होएगा नहीं। हो जाएगा, बट रिएक्ट का मेन फंडामेंटल क्या है कि साइट को फास्ट बनाना। तो अब इससे क्या सेम ही काम हो रहा है जो नॉर्मल HTML CSS में होता है। तो स्टेट बना के करो जैसे हमने किया था ना उससे। हाँ CSS यूज़ करो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसको हाइड और शो करने का काम आप स्टेट के बेसिस पे करो। हाँ, अब एक नया पेज बनाते हैं जहाँ हम फॉर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे मान लो मेरे पास डेटा है जब मैं ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ उसका, ठीक है। तो एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, क्रिएट ब्लॉग। शायद ऑलरेडी है क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन यहाँ, क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। अब इसी के अंदर आ जाते हैं क्रिएटिंग ब्लॉग वाले में। इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म है, ये फॉर्म हो गया। एंड उसके बाद आ गया इनपुट, और इनपुट के अंदर हम जो डेटा ले रहे हैं वो मान लो कि हम डेटा ले रहे हैं, पहला तो एक टाइटल, एक ब्लॉग का टेक्स्ट, ठीक है, और एक इमेज, तीन ही चीज़ें होंगी। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार कि जो टाइटल है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइटल। तो इसके आगे एक लेबल लिख देते हैं। फॉर्म में एक चीज़ याद रखनी है, जब आप लेबल इस्तेमाल करोगे ना, लेबल टैग जो हमने वहाँ किया था, वो लेबल टैग में 4 की जगह HTML4 आएगा। रीज़न क्या है? 4 रिजर्व कीवर्ड है, पता है ना, जावास्क्रिप्ट में 4 रिजर्व कीवर्ड है, तो उसके लिए HTML4 आएगा। और बेटर ऑप्शन ये है कि आप लेबल को अलग भी रख सकते हो, बट रिएक्ट क्या प्रेफर करता है कि आप लेबल के अंदर ही इनपुट को लिखो। और आपको आगे टेक्स्ट दिखाना है तो आप इस तरीके से आगे लिख दो टेक्स्ट को, नहीं तो इनपुट के पीछे लिख दो अगर बाद में दिखाना है तो। जैसे ये है पोस्ट टाइटल, ठीक है, पोस्ट टाइटल एंड ओके, ये हो गया। अब हम इसका सर्वर स्टार्ट करते हैं। npm run day, और ये चल नहीं रहा क्योंकि हमारी कमांड जो है या फिर हमने प्रोजेक्ट है गलत जगह खोल रखा है ना। एक बार ओपन करके वापस से हमारा जो रिएक्ट राउटर है इसमें ओपन कर लेते हैं इसको। हाँ, तो एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है कि जब भी आप कोई रेंडरिंग की बात करोगे तो केवल एक ही केस है जिसमें हम रेंडर करवा सकते हैं, वो है केवल स्टेट चेंज करके, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है जिसमें हम कंपोनेंट को रेंडर करवा सकें। और जनरली जो कंपोनेंट है वो तीन ही तरीके से रेंडर होता है। या तो इनिशियली रेंडर होगा, ठीक है, कि जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जब फाइल सर्व होंगी सारी तो एक साथ लोड होंगी ना,
वो तो होंगी, उसमें तो कोई वो नहीं है कि आप एक बार जो इनिशियल पेज लोडिंग होगी वो होगी। उसके बाद में केवल और केवल जो यूआई का पार्ट है वो केवल चेंज होगा एक ही कंडीशन में, जब आप स्टेट चेंज करते हो या फिर पेरेंट की स्टेट चेंज होती है पेरेंट कंपोनेंट की, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बिना स्टेट चेंज करे आप कर नहीं सकते। तो आप यहाँ देखोगे, अपना आते हैं उस अपने पेज पे जो है अपना क्रिएट पोस्ट या क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। यहाँ ये रहा, इस पर क्लिक किया और यहाँ हमारे पास एक फॉर्म मिलता है, हमें क्या मिलता है, फॉर्म। इस फॉर्म की बात करें, इसके अंदर अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखो इजीली टाइप हो रहा है, मतलब जो मैंने टाइप किया वो दिख रहा है इसके अंदर, यूआई रेंडर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो ये स्टैटिक रहता, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि रिएक्ट बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट्स मैनेज करता है, एक तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं और एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि रिएक्ट का जो फॉर्म है ना, जो फॉर्म है वो फॉर्म के अंदर इनपुट वगैरह चेक बॉक्स वगैरह जितने भी हैं वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हैं। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कौन से होते हैं, इसमें जो स्टेट मैनेजमेंट कर रहा है वो रिएक्ट खुद कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट को जो रिएक्ट है वो स्टेट को मैनेज करके यूआई को रीरेंडर करवा रहा है। बिहाइंड द सीन यही हो रहा है ना, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप कंपोनेंट को वापस से रीरेंडर करवा पाओ या कंपोनेंट को दिखा पाओ कि क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने ए टाइप किया तो इजीली टाइप हो गया, तो यहाँ स्टेट ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है बाय रिएक्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब कंट्रोल कंपोनेंट कौन से होते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट वो होते हैं जो हम स्टेट मैनेज करके उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में आप इसे मैनेज करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे, आपको करना क्या है, पॉइंट ये है कि आप इसकी जो स्टेट है ना, जो भी इसमें टाइप हो रहा है, आप उसको एक स्टेट में सेव करोगे। किस में सेव करोगे, स्टेट में सेव करोगे, ठीक है। तो आपने एक स्टेट बनाई कॉन्स्ट, और मैं इसको दे देता हूँ टाइटल। क्या नाम देता हूँ, टाइटल। और एक फंक्शन मिलेगा हमें सेट टाइटल नाम से, ये रहा। और यूज स्टेट इस्तेमाल करते हैं। रीज़न यूज स्टेट का हमें पता है कि बिना स्टेट के हम इसे रेंडर नहीं करवा सकते। और इनिशियल जो वैल्यू है इसकी मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या है, ब्लैंक स्ट्रिंग। अब जब भी ये कंपोनेंट जो है इसमें कुछ टाइप हो, ठीक है, तो वो वैल्यू मेरी यहाँ सेव हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक इवेंट आता है जो स्पेसिफिकली फॉर्म के जो बॉक्सेस होते हैं उनके लिए ही होता है ना, वो है ऑन चेंज। क्या है, ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट पे मैं इस स्टेट को सेट कराऊंगा। अब देखो डायरेक्टली मैं कोई फंक्शन बना सकता हूँ, फंक्शन के अंदर स्टेट चेंज कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्टली यहाँ स्टेट चेंज कर देता हूँ सीधे यहाँ। और यहाँ जो है ये मैंने कॉल बैक वो एरो फंक्शन लिखा, ठीक है। और इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने इस स्टेट को कॉल किया। अब इस स्टेट के पास जो टाइप किया है वो वैल्यू आएगी कैसे, मेन चीज़ तो यही है ना कि जो टाइप किया है वो वैल्यू आएगी कैसे। तो बेसिकली यहाँ जो है मैं क्या करूँगा, इवेंट जो ऑब्जेक्ट है, मैं पता है इवेंट ऑब्जेक्ट हर एक उस फंक्शन के पास होता है जो इवेंट के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। हर फंक्शन जो इवेंट के साथ अटैच्ड होता है उसके पास एक ऑटोमेटिकली इवेंट ऑब्जेक्ट पास हो जाता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो इस इवेंट के अंदर ई डॉट टारगेट, टारगेट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है ना। और ये जो टारगेट वाली प्रॉपर्टी है ये करंट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेती है ऑटोमेटिकली। क्या करती है, करंट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेती है। इन दिस केस करंट एलिमेंट कौन सा है, बेसिकली टारगेटेड एलिमेंट कौन सा है, इनपुट, ठीक है। ई डॉट टारगेट का मतलब है ये इनपुट बॉक्स, जैसे हम लिखते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सेम है उसकी तरह ना। तो यहाँ इस फंक्शन के पास में ऑटोमेटिकली इनपुट बॉक्स है।
अब जैसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जनरली जो हमने डिव या पैराग्राफ्स के अंदर लिखा होता था उसको गेट करने के लिए इनर टेक्स्ट यूज़ करते थे, बट इनपुट के केस में आप वैल्यू यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? वैल्यू। और चेक बॉक्स और रेडियो बटन के केस में आप यूज़ करोगे चेक्ड। क्या यूज़ करोगे? चेक्ड। और एक चीज़ याद रखना, चेक्ड की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी केवल। क्या होगी? ट्रू या फॉल्स। रीज़न क्या है? अगर चेक्ड है तो ट्रू और अनचेक्ड है तो फॉल्स। ये हो गया। अब हमने ये जो वैल्यू है ये बेसिकली सेट कर दी इस टाइटल के अंदर। अब इस टाइटल को मैं प्रिंट करा देता हूँ कंसोल में। अब एक चीज़ याद रखना कि ये कंसोल डॉट लॉग है ना, मैंने यहाँ लिखा है, तो जब भी ये कंपोनेंट या री रेंडर होगा, ठीक है, वापस से प्रिंट होगा या पेंट होगा स्क्रीन के ऊपर, तो ये फंक्शन ही तो है, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन। बस इसका थोड़ा सा वो हमने दिखा दिया है कि भी बड़ा लेटर करके कि ये फंक्शनल कंपोनेंट है, लेकिन वापस से ये चलेगा पूरा। तो ये कंसोल डॉट लॉग हर बार प्रिंट होगा जब भी स्टेट चेंज होगी। जैसे मैंने इसके अंदर ए लिखा, ए एस लिखा, तो अब देखोगे यहाँ, और ये 2 बार जो प्रिंट हो रहा है ना, इसके पीछे रीज़न होता है स्ट्रिक्ट मोड में काम करता है। आप कभी देखोगे ना तो app.jsx के अंदर नहीं, main.jsx के अंदर यहाँ स्ट्रिक्ट मोड ऑन है, ठीक है। कुछ माइनर से चेंजेस होते हैं स्ट्रिक्ट मोड में, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट मोड में 2 बार रन करता है ना। और ये कंसोल डॉट लॉग टाइटल हमारा यहाँ प्रिंट हो रहा है। ये रहा। अब जो भी टाइप करोगे, जैसे मैंने FD टाइप किया तो F टाइप हुआ, 2 ये बार ये यहाँ टाइप हुआ, मतलब टाइटल की वैल्यू हमारी सेव हो रही है। अभी भी इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? रीज़न क्या है कि इसके अंदर क्या दिखना चाहिए इनपुट बॉक्स के अंदर, वो हमने अभी डिसाइड नहीं किया। वो अभी भी रिएक्ट दिखा रहा है, हमने केवल वैल्यू को स्टेट में सेव किया है, ठीक है। अभी भी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि उस इनपुट के अंदर क्या दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक वैल्यू एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यू एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। तो वैल्यू के अंदर जो कुछ भी होगा ना, वो हमारा इस इनपुट बॉक्स के अंदर दिखेगा। तो वैल्यू के अंदर मैं टाइटल पास कर देता हूँ। क्या पास कर देता हूँ? टाइटल। नाउ दिस इज अ कंट्रोल कंपोनेंट। क्या है ये? कंट्रोल कंपोनेंट। समझ में आया? इस तरीके से इस इनपुट की वैल्यू जो है हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव करी और वापस से उस वैल्यू को हमने इनपुट बॉक्स के अंदर दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमने अनकंट्रोल कंपोनेंट से कंट्रोल कंपोनेंट में बदल दिया। अब रिएक्ट इसे मैनेज नहीं कर रहा, अब हम इसे कौन मैनेज कर रहा है? हम मैनेज कर रहे हैं। तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी टाइप होगा वापस हम इनपुट बॉक्स में दिखाएंगे, ठीक है। ये रहा। देखो यहाँ बेसिकली वार्निंग जब आई थी, जब मैंने केवल वैल्यू लगाया था, है ना, वैल्यू के अंदर टाइटल नहीं लिखा था। अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल इनपुट टू कंट्रोल्ड, ठीक है। दिस इज लाइकली कॉज बाय वैल्यू चेंजिंग फ्रॉम अनडिफाइंड टू डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। ये एरर जब आई थी, अभी ये एरर नहीं है फिलहाल, ये जब आई थी केवल मैंने वैल्यू लिखा था, ठीक है, वहाँ कुछ वैल्यू के अंदर टाइटल नहीं लिखा था जब थी ये। अब ऐसी कोई एरर नहीं है। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ, देखोगे आप इजीली, मैं जो चाहता था वो हो रहा है मेरा काम, सेम चीज़। तो इस तरीके से आपको करना है ना। अब ये जो डेटा है ये क्लियर है? चलो बात करते हैं आगे की। तो ये हम इस तरीके से इनपुट की वैल्यू हमने एक स्टेट में सेव कर ली, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास दूसरा है, तो दूसरा का भी ऐसे ही कर सकता हूँ। जैसे पहले मैंने लगाया लेबल, ठीक है। अब यहाँ एक और इनपुट बॉक्स बनाया, ये इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स का हमने यूज़ किया। कैसे यूज़ करेंगे? बेसिकली वही ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे, ऑन चेंज, और उस पर कोई ना कोई स्टेट होगी। जैसे ही मान लो ये क्या है, टेक्स्ट, जो हमारा पोस्ट का टेक्स्ट जो है, या ब्लॉग का जो टेक्स्ट है वो है ये, है ना। तो यहाँ मैंने इसको सेव किया एक स्टेट के अंदर और इसका नाम दे दिया टेक्स्ट, और
स्टेट वापस से बना लेते हैं, सेट टेक्स्ट, यूज स्टेट, और उसके अंदर सिंपली ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है आप, मैं तो इनपुट में ले रहा हूँ, बट आप टेक्स्ट एरिया ले सकते हो। क्या ले सकते हो? टेक्स्ट एरिया। कि जैसे टेक्स्ट एरिया लिया, और यहाँ मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर सेम चीज़ ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर एक एरो फंक्शन के अंदर इवेंट ऑब्जेक्ट पास किया और उसे सेट कर दिया यहाँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेम ही चीज़ है, ठीक। अब आप चाहो तो इसे प्रिंट करा के देख सकते हो, कॉमा टेक्स्ट, ये रहा। जैसे इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मान लो मैंने यहाँ कुछ भी लिखा तो ये दिख रहा है, लेकिन ये अभी भी अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल करने के लिए हमें इसे वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? वैल्यू। और वैल्यू के अंदर आपको क्या लिखना है? टेक्स्ट। शायद हाँ, कुछ गलत नहीं किया, हाँ ये रहा, ये क्लियर है। और यहाँ लेबल के नीचे हम कुछ तो मिस्टेक है, हाँ ये मिस्टेक है एक, कि लेबल को मैंने यहाँ ऊपर वाले को क्लोज नहीं किया था। अब ER टैग लगा देते हैं बीच में, ये दोनों नई लाइन में दिखेंगे, ये रहा और ये रहा। और यहाँ लिख देते हैं ऊपर पोस्ट टेक्स्ट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और आपको थोड़ा सा गैप चाहिए तो थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थोड़ा नीचे मार्जिन दिया। तो ये दो चीज़ें हमारे पास में, एक तो होगा टाइटल और एक होगा टेक्स्ट। अब मान लो कि हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा। जैसे इस पोस्ट के साथ में और भी चीज़ें हो सकती हैं। एक वेरिएबल हो सकता है इज़ ओपन, ठीक है, कि ओपन फॉर एवरीवन, इस तरीके से हर किसी को दिखे। या प्राइवेट नाम से हो सकता है, जिस पे टिक किया, जैसे प्राइवेट है तो केवल मैं ही देख पाऊँ, ओपन है तो सारे देख पाएँ, पूरी साइट पे सब जगह अवेलेबल हो। जैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं इस फॉर्म के अंदर। जब मैं बना रहा हूँ इस पोस्ट को तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मे बी एक ऑप्शन हो जिसके अंदर मैं लिस्ट ऐड कर पाऊँ। अगर मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ तो लिस्ट ऐड कर पाऊँगा, इमेजेस बढ़ा पाऊँ, एक से मल्टीपल इमेजेस कर पाऊँ। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर हो सकते हैं। तो उस केस में अगर मैं ऐसे ही करता रहा, ठीक है, अगर मान लो मैंने स्टेट्स बनाता रहा तो 1, 2, 3 तक तो ठीक है, बट जब मल्टीपल स्टेट्स हो जाएंगी, ठीक है, तो ऐसे आप स्टेट कितनी बनाओगे? 1, 2, 3, 4, 10, 12, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन एक और है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा इनपुट बॉक्सेस हैं तो आप इस तरीके से गेट मत करना, इस पूरी स्टेट को एक ऑब्जेक्ट बना लेना। क्या बना लेना? ऑब्जेक्ट। और स्टेट में ऑब्जेक्ट के साथ काम करना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, स्टेट म्यूटेबल नहीं होती, ठीक है, स्टेट को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ये सब जानते हैं ना। तो इस वजह से हम उसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, बट देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। हमने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा है, पढ़ा है ना स्प्रेड ऑपरेटर, जो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे ब्लॉग नाम के कंपोनेंट के अंदर, सारे आर्ग्यूमेंट्स 3 डॉट लगा के पास किए थे। और इसके अलावा एक रेस्ट ऑपरेटर है, वो शायद नहीं पढ़ा, पढ़ लिया होगा पता नहीं मुझे, है ना, नहीं पढ़ा तो बता दूंगा। तो इन स्प्रेड, ठीक है, रेस्ट और डिस्ट्रक्चर, इनका इस्तेमाल करके हम स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई ऐसा फंक्शन या मेथड यूज़ किए जो स्टेट को म्यूटेट करता हो। तो मैं एक स्टेट बनाता हूँ, बट स्टेट अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, नॉर्मल स्टेट नहीं होगी। यहाँ मैं ब्लॉग नाम से इसको सेव कर लेता हूँ स्टेट को, ठीक है, या पोस्ट नाम से सेव कर लेता हूँ। किस नाम से? पोस्ट, कॉमा, दिस इज सेट पोस्ट। यहाँ हमने
यूज स्टेट इस्तेमाल किया। अब जो इनिशियल स्टेट है ना वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, एक तो होगा टाइटल जिसकी वैल्यू होगी इनिशियली ब्लैंक, ठीक है, और एक हमारे पास होगा टेक्स्ट, क्या होगा, टेक्स्ट, जिसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ब्लैंक होगी, ठीक है। अब यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट डेटा या गेट फॉर्म डेटा, इस तरीके से फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अब इन ऑन चेंज पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टी आप यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन चेंज पे डायरेक्टली एक ही फंक्शन चलाओगे, वो है गेट फॉर्म डेटा, बस पास कर दिया, कॉल नहीं करना क्योंकि कॉल हम कर भी नहीं सकते, अगर कॉल किया तो डायरेक्टली वो कॉल हो जाएगा, इवेंट की बजाय सीधे ही कॉल हो जाएगा, गेट फॉर्म डेटा। अब आप नोटिस करो तो हर एक इनपुट बॉक्स के पास एक प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट होता है नेम नाम से, नेम मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी इनपुट। बेसिकली जो बैकएंड में वैल्यू जाती है ना वो हमेशा की और वैल्यू के पेयर में जाती है, किसके पेयर में जाती है, की और वैल्यू में। तो की क्या होता है, की होता है नेम, ठीक है। जैसे मुझे ये वैल्यू बैकएंड में भेजनी है तो ये बैकएंड में नहीं जाएगी, अगर नॉर्मली फॉर्म बनाओगे ना HTML के अंदर तो नहीं जाएगी, रीज़न कि उसके लिए अभी कोई की नहीं है, और जाएगी भी तो ब्लैंक की जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है हमेशा ही, नेम नाम की। अब यहाँ मैंने पहले क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि पहले हम डायरेक्टली नहीं भेज रहे थे, हम जो की बना रहे थे वो यहाँ जनरेट कर रहे थे। टाइटल बनाया था तो टाइटल और उसकी वैल्यू सेट कर रहे थे ना, तो नेम की वैल्यू देनी पड़ेगी, और नेम की वैल्यू हर एक इनपुट बॉक्स के लिए यूनिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं नेम देता हूँ टाइटल, ठीक है, टाइटल, और नेम जब मैं यूज़ कर रहा हूँ ना तो नेम की वैल्यू हमेशा इससे मैच करके करूँगा जिससे मेरे को आसानी होगी, ठीक है, टाइटल, और यहाँ नेम की वैल्यू क्या दूंगा, आईडी हटा दो, नेम की वैल्यू होगी अपने टेक्स्ट, ठीक, ये रहा टेक्स्ट, सेव किया, और अब ये डेट यहाँ चल रहा है लेकिन इस पे हमें स्टेट भी चेंज करनी है यहाँ, इन दोनों की, और ये डायरेक्ट स्टेट तो है नहीं कि सेट पोस्ट के अंदर आप जो भी डालोगे ओवरराइड कर देगा। अगर मान लो सेट पोस्ट के अंदर मैंने 2 डाल दिया तो वो ऑब्जेक्ट हट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी पोस्ट की 2। अगर मान लो मैंने कोई नाम डाल दिया, जैसे टाइटल डाल दिया पॉल्यूशन, तो अगर मैंने पॉल्यूशन सेट कर दिया तो पुराना ऑब्जेक्ट है वो हट जाएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी पोस्ट की, पॉल्यूशन, क्योंकि मैं जो भी उस फंक्शन के अंदर पास करूँगा आर्ग्यूमेंट वो नई वैल्यू होगी स्टेट की, ये हमें पता है पहले से। तो मैं तो ये चाहता हूँ ना कि जो पुरानी वैल्यू है उसमें ऐड हो, ठीक है, जैसे टाइटल है तो टाइटल की वैल्यू में ऐड हो जाए नया जो कैरेक्टर है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अब सेट पोस्ट इस्तेमाल करोगे और उस सेट पोस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ही पास करोगे, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम स्प्रेड करेंगे ओल्ड ऑब्जेक्ट को, किसको, पुराने ऑब्जेक्ट को, तो जो उसकी पुरानी वैल्यूज होंगी ना वो यहाँ आ जाएंगी। जैसे टाइटल की पुरानी वैल्यू मान लो ए है और टेक्स्ट की पुरानी वैल्यू दिस है, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली टाइटल क्या हो जाएगा ए, और पोस्ट क्या हो जाएगी अपने जो भी है, मान लो दिस है, ठीक है, स्प्रेड हो जाएंगे बेसिकली, यहाँ जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगे आके इंडिविजुअली अलग अलग हर एक प्रॉपर्टी। अब ऑब्जेक्ट में होता क्या है, ऑब्जेक्ट की खास बात होती है कि आप एक ही बार यूज कर सकते हो, एवरी की मस्ट बी यूनिक, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा टाइटल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा टाइटल, ठीक है, टाइटल लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ कुछ भी, ठीक है, तो जो पहली वाली वैल्यू थी वो ओवरराइड हो जाएगी पुरानी वाली नई वाली से, ठीक है, क्या हो जाएगी, नई वाली से ओवरराइड हो जाएगी, फ्री। हाँ, तो इन दैट केस हमारी जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी इधर जो सबसे लास्ट में जो लिखी होगी ना उससे, ठीक है। अगर वैसे तो शायद हम पढ़ चुके होंगे बट नहीं पता तो बता देता हूँ,
इन दैट केस हम टाइटल दोबारा डालेंगे तो पुराना वाला टाइटल हट जाएगा, नए वाले टाइटल की वैल्यू होगी वो आ जाएगी अपने आप। देखो डायनेमिकली की नहीं सेट की जा सकती है ना, जैसे मैं चाहूँ ना ई डॉट टारगेट डॉट नेम, तो ये बेसिकली डायनेमिक है, इसको ऐसे सेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि की के नाम में डॉट अलाउड नहीं है। क्या नहीं है? की के नाम में डॉट अलाउड नहीं है। मैं इसे एज ए स्ट्रिंग रखता हूँ तो फिर ये स्ट्रिंग हो जाएगा, फिर ये वैल्यू नहीं उठाएगा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम की वैल्यू उठाएगा नहीं। इस केस में हमारे पास में डायनेमिक वैल्यू सेट करने के लिए किसी भी उसके अंदर हमारे पास वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप की का नाम कोई वेरिएबल रखते हो तो वो वैल्यू अपने आप यहाँ पिक कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा? पिक कर लेगा। और स्क्वायर ब्रैकेट्स का हमने देखा भी था, बट हमने रिवर्स केस देखा था जहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे किसी की वैल्यू दिखाने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार ऑब्जेक्ट्स वाला जो है पूरा वो देख लेना वीडियो, है ना, ठीक है। तो यहाँ की जगह अपने आप वैल्यू आ जाएगी ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ बेसिकली मुझे ई पास करना पड़ेगा, ये रहा, क्लियर। कॉलन लगा के अब यहाँ डायनेमिक वैल्यू उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल है। अब जब भी ये फंक्शन रन होगा, देखो अगर मैंने ऑन चेंज यहाँ किया तो ये फंक्शन यहाँ के लिए रन होगा, तो इस फंक्शन के लिए जब ये यहाँ रन होगा, ऐसा तो है नहीं आप दो इनपुट में एक साथ टाइप कर पाओगे, ऐसा होता है क्या? एक ही इनपुट में तो कर पाओगे। हाँ, तो जब मैंने इस इनपुट में टाइप कर रहा हूँ, है ना, इन दैट केस ये फंक्शन इस इनपुट के लिए रन हो रहा है, तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम क्या होगा? इसी इनपुट का होगा। ई डॉट टारगेट अगर मैं करता हूँ तो बेसिकली इस एलिमेंट को टारगेट करेगा और नेम की वैल्यू क्या होगी? टाइटल। और अगर मैं इसके लिए करता हूँ तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम तो क्या होगी? टेक्स्ट। भाई जो नेम उस पर्टिकुलर इनपुट या एलिमेंट के अंदर होगा वो नेम की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ जो दिखा रहे हैं, अब देखो टाइटल नाम से कुछ है क्या हमारे पास में? पहले तो था, पहले तो हमने स्टेट बना रखी थी। क्या टाइटल नाम से कुछ है हमारे पास में? नहीं, बिकॉज हमारे पास पोस्ट है, टाइटल नहीं है। पोस्ट के अंदर टाइटल है, तो यहाँ आप इसको पोस्ट डॉट टाइटल लिखो। क्या लिखो? पोस्ट डॉट टाइटल और पोस्ट डॉट टेक्स्ट, क्लियर। तो जिस भी इनपुट पे मैं काम कर रहा हूँगा उस इनपुट पे जैसे मैं टाइप करूँगा तो ये फंक्शन रन होगा, और ये फंक्शन जब रन होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ जो वैल्यू मैं टाइप करता जाऊँगा वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होती जाएगी। ये फिनोमेना, आप चाहो तो इसको प्रिंट करा के देख सकते हो, और यहाँ मैं पोस्ट को प्रिंट करा देता हूँ, ये रहा। अब कभी आपने ऐसे देखा हो तो एक चीज़ आप नोटिस करना हमेशा ही, है ना, वो क्या है कि जैसे मैंने तुरंत सेट पोस्ट के बाद में इसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया तो इसमें पुरानी वैल्यू दिखाएगा पोस्ट में, नई वाली वैल्यू जो अपडेट हुई है ना वो नहीं दिखाएगा। रीज़न क्या है? एट द टाइम ऑफ माउंटिंग स्टेट चेंज होती है, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी भी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है, जो यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट में ज़रूरत नहीं होती कभी भी उसकी, बट जब आप क्लास कंपोनेंट पढ़ रहे होते हो तो वहाँ सारे काम ही लाइफ साइकिल मेथड से होते हैं, ठीक है। जैसे कंपोनेंट शुड माउंट, तो बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं, अनमाउंटिंग, माउंटिंग, ठीक है, और एक और होता है ना। तो उस केस में ये माउंटिंग के टाइम होता है, जब कंपोनेंट माउंट हो रहा होता है, ये फंक्शन पहले ही चल जाएगा, ठीक है, स्टेट उसके बाद चेंज होगी। तो आप इसमें हमेशा ही पुरानी वैल्यू देखोगे। अगर आप इसे बाहर लिखते हो इस फंक्शन के, तो फंक्शन ये चलेगा कंसोल डॉट लॉग, या फंक्शन री रेंडर हो रहा होगा उस टाइम एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन देख लो आप एक बार, धीरे धीरे करके समझ जाओगे। रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो आप देखोगे टाइटल की वैल्यू सेट हुई कि नहीं हुई। हाँ, पुरानी वैल्यू मैंने बताया था कि ओल्ड वैल्यू दिखाएगा। अब जैसे मैं AS टाइप कर रहा हूँ ना तो ये A की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। यहाँ बस वैल्यू तो स्टेट की चेंज हो गई, लेकिन वो पुरानी वैल्यू ही दिखाता है। जब तक आप कंपोनेंट के अंदर कहीं उसे काम में ले रहे हो तो पुरानी वैल्यू दिखाएगा। वो इसका इश्यू नहीं है, वो इसकी आर्किटेक्चर ही ऐसी है ना। अब भले ही यूज़ करो, है ना। तो ये रहा। अब जैसे मैं ऐप लिखूँगा तो पुरानी वैल्यू दिखाएगा। टेक्स्ट के अंदर कुछ प्रिंट करता हूँ तो इस तरीके से ये दिखाएगा, ठीक है।
ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपने आप सेट होती जा रही है। मतलब हम डेटा को एक ही स्टेट में कैलकुलेट कर सकते हैं। किस में कैलकुलेट कर सकते हैं? एक ही स्टेट में। और ये बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा करना हो। जैसे अभी मान लो मुझे यूज़र के लिए एक लॉगिन का फॉर्म बनाना हो, अब इसमें आप चाहो जितनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ऐड नहीं कर सकते, आप इजीली बहुत और आसानी से ऐड कर सकते हो। पर बात यह है कि जैसे जैसे आप इसमें डेटा ऐड करते चले जाओगे ये स्टेट और कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी, ठीक है। अभी तो इसमें खाली 2 ही वैल्यूज़ हैं, आप मल्टीपल वैल्यूज़ करोगे तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ होती चली जाएंगी, ठीक है। और हमेशा फॉर्म के अंदर एक बटन होता है, और जो भी बटन होगा फर्स्ट बटन वो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट बटन होगा, ठीक है। क्या होगा? सबमिट बटन होगा, ठीक है। ये रहा। अब कभी भी रिएक्ट के अंदर हम ब्राउज़र को अलाउ नहीं करते। चाहो तो ब्राउज़र भी वो काम कर सकता है डेटा सेंडिंग, और करता ही है अगर नॉर्मल HTML है तो। बट हम क्या करते हैं, इस डेटा को रीड खुद से कैच करते हैं। जैसे हमने यहाँ डेटा पूरा यहाँ स्टोर किया और फिर इस डेटा को हम खुद सेंड करते हैं। मान लो इस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ वैलिडेशन करना है, तो आप वो करो, उसके बाद इस डेटा को सेंड करो, ठीक है। क्लियर? तो इस केस में अगर सबमिट पे क्लिक हुआ तो ये ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा ब्राउज़र। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ सबमिट किया और आप यहाँ देखो पेज रीलोड हो गया और डेटा सेंड हो गया। और डेटा सेंड होते टाइम अगर रिक्वेस्ट गेट है या फिर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो URL में दिखती है की वैल्यू पेयर्स में। जैसे टाइटल ASF था, टेक्स्ट FDF था, ठीक है, तो ये यहाँ दिखता है। अब मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा खुद से सेंड करूँ, ठीक है, ब्राउज़र को अलाउ ना करूँ। तो आप क्या करोगे? आप पहले इसके ऊपर एक फंक्शन चलाओगे। तो यहाँ एक इवेंट होती है फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट। क्या इवेंट होती है? ऑन सबमिट। और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे याद है हम लोग ये पढ़ चुके हैं फॉर्म वैलिडेशन में। याद है ना, फॉर्म वैलिडेशन पढ़ा था जिसके अंदर हम वैल्यूज़ खुद से क्या कर रहे थे? वैलिडेट कर रहे थे कौन सी वैल्यू कहाँ सेव होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन नेम आप क्या करोगे? फॉर्म सबमिट या हैंडल सबमिट कर देता हूँ, हैंडल सबमिट। और इस हैंडल सबमिट के अंदर आपको इवेंट पास करनी पड़ेगी, ये रहा, और इस इवेंट से इस फॉर्म को रोकना पड़ेगा। ई प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और ये हमने खूब डिटेल में पढ़ा है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करता है। क्या करता है? डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करता है। हालांकि देयर इज़ लॉट मोर, ऐसा नहीं है कि फॉर्म्स में और सारी चीज़ें नहीं, बहुत है। आप अलग अलग इनपुट्स के साथ अलग अलग तरीके से डील करते हैं। जैसे मैंने बताया चेक्ड इज़ अ कॉमन थिंग, ठीक है, कि चेक्ड में हमेशा वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? चेक्ड, और उसकी वैल्यू बूलियन में होगी। चेक्ड है तो ट्रू और अनचेक्ड है तो फॉल्स। ये याद रखना है हमेशा ही। हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें पढ़ने लग जाएं तो फॉर्म का ही हमारा कोई 4-5 घंटे का चला जाएगा। तो बेसिक जो नेचर है वो ये है। अब आप इस फॉर्म को हर बार सबमिट होने से रोकोगे। रीज़न क्या? हमारे पास डेटा आ गया और हम इसे खुद से सेंड कर सकते हैं। खुद से सेंड कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, अभी मैं एक बार और बता देता हूँ सारी चीज़ें। जैसे मान लो ये समझ में तो आया, जैसे मैंने टाइटल यहाँ पोस्ट किया, ये रहा, तो यहाँ टाइटल सेव होता जा रहा है। एंड देन आई पोस्ट, कुछ भी पोस्ट में लिखा तो पोस्ट सेव होती जा रही है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, रीज़न कि मैंने इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रोक दिया है। अब एक और बना के देख लेते हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए। और app.jsx के अंदर आते हैं और यूज़र के 2 राउट्स बना लेते हैं। और एक तो मान लो लॉगिन का है, क्या है? लॉगिन। यहाँ तो राउट ही लिखा जाएगा। तो पाथ क्या होगा मेरा? मान लो लॉगिन है, पाथ लॉगिन। और यहाँ एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर अब यहाँ कोई एलिमेंट दिखाना है
तो पेजेस डॉट JSX के अंदर मैं बना लेता हूँ एक लॉगिन डॉट JSX RFCE। अगर आपको ये स्निपेट यूज़ करने हैं तो ES7 स्निपेट करके आप यहाँ एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई काम करना है और आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो, जैसे कंपोनेंट बनाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कंपोनेंट बनाते कैसे, आप खूब अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो, तो यहाँ आराम से आप ES7 एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। ES7 और यहाँ आपको मिलेगा, ये रहा एक्सटेंशन फॉर रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सारे स्निपेट्स हैं, एक नहीं है कि आप सिर्फ फंक्शन बना पाओ, आप बहुत इजीली और क्विकली काम कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं जैसे ग्लीन वगैरह है, तो आप जैसे जैसे यूज़ करते चले जाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलता चला जाएगा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सोर्सेज से, बट आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि और कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे कमांड सेटिंग सब मिल जाएगा आपको। चलो मेन टॉपिक बात करते हैं। दिस इज अ लॉगिन फॉर्म। अब लॉगिन फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो मैंने यहाँ फॉर्म बनाया और इस एक्शन को हटा दो। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब आप लॉगिन करते हो, तो क्या लॉगिन करते टाइम क्या होता है? हाँ, बेसिकली ईमेल पासवर्ड या फिर ईमेल की जगह यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मैं नेम दे देता हूँ, नेम यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, ऑन चेंज। ऑन चेंज में लगाएंगे तो जो हमने स्टेट बनाई होगी, पहले एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट स्टेट यूज़र नाम से बना लेता हूँ, जिसमें सारी डिटेल्स हमारे पास रहेंगी। यूज़र और इसको यूज़ स्टेट, यूज स्टेट, और यहाँ आता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में एक तो यूज़र नेम है और नेम शुड बी सेम एज नेम इन अ इनपुट बॉक्स, ब्लैंक, ठीक है। और बेसिकली पासवर्ड ये रहा, ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया अपने स्टेट का, ठीक है। और ऑन चेंज पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन हैंडल चेंज नाम लिख सकते हो, यूज़र इन्फो नाम लिख सकते हो, सेव इन्फो नाम लिख सकते हो, यूज़र इन्फो नाम लिख सकते हो, आप मर्जी है आपकी, बस आपको समझ में आना चाहिए फंक्शन का नाम। तो यहाँ मैं रन कराऊंगा यूज़र इन्फो ऐसे, ठीक। और यहाँ एक काम और करना है, वो है वैल्यू। क्या है? वैल्यू, और वैल्यू शुड बी यूज़र डॉट यूज़र नेम। सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मे बी यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ईमेल नहीं कर पाओ, दोनों चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेम यहाँ चेंज हो जाएगा, वही सेम नेम रखना है जो आप स्टेट में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या है? पासवर्ड। और यहाँ क्या शो कराना है, अगर आप कुछ और भी शो कराओगे ना तो वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने मान लो यूज़र नेम से करा दिया, दोनों में यूज़र नेम शो हो जाएगा, ध्यान रखना है। वैल्यू के अंदर आपने यूज़र डॉट यूज़र नेम लिख दिया दोनों में, तो भले ही स्टेट में कुछ भी सेव हो रहा हो, लेकिन यहाँ UI में दोनों में सेम चीज़ दिखेगी, आप टाइप भले ही कुछ भी करो, ठीक है। तो ये हो गया। और अब एक सबमिट बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, दैट्स इट, ये हो गया। यूज़र इन्फो इवेंट, और यहाँ सेम चीज़ करेंगे, सेट यूज़र ऑब्जेक्ट
पहले वाले को स्प्रेड किया, पहली जो वैल्यूज़ थी यूज़र कॉमा, और अब डायनेमिकली चाहिए तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अब सेम प्रोसेस रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्लियर हो गया, बस अपने आप ये सेट हो जाएगा। सबमिट पे ज़रूर इसे रोकना है, रोक सकता हूँ मैं ऑन सबमिट। मैं चाहूँ तो एक फंक्शन बना सकता हूँ, बट यहाँ भी पास किया जा सकता है, सीधे कॉल बैक फंक्शन भी पास किया जा सकता है, दैट ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। सीधे यही लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को सिंगल लाइन का कोड ही रन कराना है, जब मैं क्यों अलग से फंक्शन बनाऊँ उसके लिए। सीधे यहाँ कॉल अपना एरो फंक्शन पास कर दिया, और ये कॉल नहीं किया मैंने, ये सिर्फ डेफिनेशन लिखी है एरो फंक्शन की, और एरो फंक्शन हमें आता है बहुत ढंग से ना, हम कर चुके हैं। हो गया, बस इतना सा ही था। अब देख लो एक बार कि ये वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। कंसोल डॉट लॉग, और यूज़र की जो इन्फॉर्म है उसको यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। ऐप डॉट JSX के अंदर यहाँ जो है एलिमेंट का नाम क्या है, लॉगिन। क्या है, लॉगिन। ये भी आपको याद रखना है। और इस लॉगिन के लिए चाहूँ तो मैं यहाँ एक बटन भी बना सकता हूँ, और आप बना ही लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप यूज़ ही कर रहे हो इसको अपने प्रोजेक्ट में, तो बना लो। लो, तो यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ क्लिक करके पहले मैंने ये वैल्यू यहाँ लिख दी, फिर यहाँ कुछ भी लिख दिया, एंड दैट्स इट, यूजर नेम पासवर्ड। अब ये पुरानी वैल्यू आ रही है हालांकि, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी लिखोगे तो ये वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी। चलो, समझ में आया। एक चीज़ और फॉर्म के बारे में, ये सारी चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी। और यहाँ जो हमारा लॉगिन वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर बस BR टैग ऐड करना है, BR टैग, और यहाँ जो है BR टैग ऐड करना है। अब मान लो आपको कोई साइन अप का फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है, साइन अप का। अब यूज़र है तो साइन अप भी करेगा। इन दैट केस आपको करना क्या है, आपको खुद से यहाँ एक साइन अप का पेज बनाना है, जिसमें आप 2, 3, 4 जितने भी चाहो उतने इनपुट बॉक्सेस रख सकते हो। ठीक है, जैसे यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग चाहो तो ईमेल रख सकते हो, पासवर्ड रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, एज रख सकते हो, ठीक है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ भी रख सकते हो, एज भी रख सकते हो। तो आपको करना क्या है, एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, अभी ये रहा, और उसमें कम से कम 3 या 4 तो रखो आप, है ना, और उनको एक स्टेट में सेव करोगे, ठीक है। और जैसे ही फॉर्म पे सबमिट होने के बाद वो डेटा इस साइड में दिखना चाहिए, जैसे नेम बराबर दिस, और यहाँ से डेटा क्लियर हो जाए और यहाँ दिखे नेम, जैसे अपना ईमेल, पासवर्ड, जो भी उसने टाइप किया है ना वो यहाँ टाइप कर सकते हो। और हमने अभी तक यहाँ इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया था पासवर्ड के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है आप टेक्स्ट दो, आप पासवर्ड दो, बिकॉज पासवर्ड में क्या है वो दिखता नहीं है, ठीक है, पासवर्ड में क्या है दिखता नहीं है, ये जो है डॉट 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 दिखता है। तो आपको अभी ये टास्क करनी है ना, आप चाहो तो ये कोड देख सकते हो, बहुत ईजी सा कोड है, और मैं आपको गिट पे भी पोस्ट कर देता हूँ, ये पूरा कोड है ना, अगर कोई देखना चाहे तो गिट पे भी देख सकता है। गिट का लिंक सबके पास है ना,
और इसका सॉल्यूशन आपको भेजना है अभी, है ना, ग्रुप में। पहले मैं बता देता हूँ। अब जैसे मैंने ये यूज़र का लॉगिन का डेटा ये लिया और ये मुझे इस साइड दिखाना है। बड़ा इजी सा टास्क है। मैं क्या करता हूँ कि इस कंपोनेंट से बाहर तो इस स्टेट को मैं गेट नहीं कर सकता, तो मैं चाहूँ तो एक और कंपोनेंट बना सकता हूँ यहाँ, या फिर मैं इसी के अंदर कोड लिख देता हूँ। तो इजी टास्क ये है कि मैं इसी के अंदर कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक डिव बनाया और इस डिव के अंदर पहले तो इस डेटा को रखा और उसके बाद फिर दूसरा एक और डिव बनाया जिसमें मैं इस डेटा को दिखाऊंगा, ठीक है। और उस ऊपर वाला जो डिव है इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको स्टाइल कर देता हूँ थोड़ा सा, डिस्प्ले फ्लैक्स, ये रहा। बस मेरे हिसाब से बहुत है। डिस्प्ले फ्लैक्स किया और डेटा जो है वो दिखता रहेगा साइड में। और इस दूसरे वाले बॉक्स के अंदर आते हैं। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ लिया यूज़र नेम का, यहाँ लिखा यूज़र नेम, और यहाँ आप सीधा सीधा लिख सकते हो यूज़र डॉट यूज़र नेम, ये रहा। और सेम गोज़ फॉर अनदर पैराग्राफ, पासवर्ड, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी डेटा उसी तरीके से दिखा सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो स्टेट है ना, ये जब भी अपडेट होगी तुरंत की तुरंत दिखेगी, ठीक है, तुरंत एज इट इज़। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एज इट इज़ ना दिखे तो आप इस सारे इवेंट चेंजेस को सबमिट बटन पर कर सकते हो। किस पे कर सकते हो? सबमिट बटन पर। तो वो भी देख लेंगे। फिलहाल आप यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। और ज़्यादा इसको डिज़ाइन या स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इतना डेटा दिखेगा। यूज़र नेम के सामने कुछ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ टाइप किया ए, तो यहाँ ए आ गया। और जैसे मैंने लिखा अंकुर, तो इस तरीके से ये आ गया ना। अब जैसे पासवर्ड पर आते हैं, पासवर्ड मैंने लिखा कुछ भी आप जो चाहो तो वो यहाँ साइड में दिखता रहेगा, दैट्स इट। अब आप चाहते हो कि ये, जैसे अभी तो हर उस पर हो रहा है चेंज पे, बट आप चाहते हो कि ये सारा का सारा केवल और केवल कब हो, जब सबमिट पे क्लिक हो, है ना, तो आप वो भी कर सकते हो। क्या बटन नहीं, आप एक स्टेट बना लो बेसिकली, ठीक है, स्टेट आप बना लो यहाँ। अब स्टेट बना के शो नाम से स्टेट बना लो, तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक हो तो शो ट्रू कर दो, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉन्स्ट शो और सेट शो, यूज स्टेट, और यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू फॉल्स, ये रहा। अब इस स्टेट को चेंज कर दो और यहाँ इसको कंडीशनली रेंडर करा दो। क्या करा दो? कंडीशनली रेंडर। और कंडीशनली रेंडर में नए कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका मैं एक का यूज़ बता देता हूँ। एक का यूज़ है एंड का, जैसे हमने अब तक यूज़ किया था टर्नरी ऑपरेटर, हम उसकी जगह एंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल एंड। कैसे करेंगे? बेसिकली हालांकि नए ऑपरेटर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ सो लिखा, सो, और यहाँ लगाया एंड, तो ये यूज़र डॉट यूज़र नेम है ना, ये केवल उसी कंडीशन में दिखेगा जब सो की वैल्यू क्या होगी? ट्रू, अदरवाइज नहीं दिखेगी। अब हम चाहूँ तो मैं इसको ओल्ड तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे सो क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू है तो फिर कॉलन और फिर नल, इस तरीके से। लेकिन दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो सो की वैल्यू ट्रू है तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ टाइप करते चले जाओ, देखो अब कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, बट जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो भी कुछ नहीं दिखेगा। रीज़न ये है कि सबमिट पे स्टेट चेंज नहीं की मैंने ना, तो यहाँ मैं इसके साथ साथ स्टेट भी चेंज कर लेता हूँ। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके आगे पहले तो इसको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो कर दिया, उसके अलावा सेट सो को क्या करना पड़ेगा? ट्रू, ठीक है, क्लियर। बस ये दो काम करने थे। चाहो तो आप इसको अलग फंक्शन बना के भी रख सकते हो, इन दो काम, दो टास्क, ठीक है। तो मैंने जैसे सबमिट पे क्लिक किया, ये दिखा। अब मैं टाइप करूँ, कुछ भी करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वापस क्लिक करूँगा तो वापस कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस एक बार जब सेट हो गई नहीं है तो उसके बाद नहीं होगी, मतलब वापस तो दिखना शुरू हो ही जाएगा, है ना। तो कुछ कंडीशंस लगा लगा के आप इसे मैनेज कर सकते हो।
चलो देखो, मैंने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है ना, दिस इज समथिंग जो हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब जैसे क्रिएट ब्लॉग का है, मैं यही प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा, और कुछ प्रोजेक्ट हम बना भी चुके हैं। जैसे हमने लॉगिन का देख लिया, सेम गोज फॉर द साइन अप का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ क्रिएट ब्लॉग का भी देख लिया। जब हमने पेजेस बनाए थे तो इनके अंदर डेटा नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने फॉर्म पढ़ा तो वैसे हमने क्रिएट ब्लॉग का भी देख लिया। अब यहाँ जो पेजेस हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ लिंक भी बना लिए, ठीक है। ये लिंक्स बना लिए। ब्लॉग्स शो कराने, तो उस ब्लॉग्स के लिए हमने अभी तक, हालांकि हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं, इसमें नहीं देखा। ब्लॉग्स को शो कराने का मैप चला के वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो कुछ पेजेस हम बना चुके हैं, कुछ अभी बनने बाकी हैं इसमें। जैसे साइनअप का है और सिंगल ब्लॉग का है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रिएक्ट राउटर का सेटअप कर रखा पहले ऑलरेडी, ठीक है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ उस पर काम करना चालू कर दो। एटलीस्ट आप एक रिएक्ट राउटर का सेटअप करो, ठीक है, जैसे हमने किया हुआ ब्राउज़र राउटर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ हर एक पेजेस के लिए कंपोनेंट बनाओ, और जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लो हेडर रीयूज़ होगा हमेशा, तो उस रीयूजेबल कंपोनेंट को आप अलग यहाँ कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बना के भी रख सकते हो, ठीक है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हुक्स। क्या है? हुक्स। तो मैं दूसरा बना लेता हूँ हुक्स का। हुक्स का एक अलग से बना लेते हैं। तो रिएक्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या कमांड है सुजल प्रोजेक्ट क्रिएट करने की? NMP NPM आगे। हाँ चिराग ये लगा देना @। अच्छा, तो आप चाहो तो सीधे भी क्रिएट कर सकते हो। आपने वीट का देखा ही नहीं होगा, है ना? वीट का वेबसाइट खोल के देखा था? @लेटेस्ट और फिर प्रोजेक्ट का नाम। अब हम पढ़ रहे हैं हुक्स, तो हुक्स नाम से बना लेते हैं। और आप इस तरीके से फ्लैग भी दे सकते हो, टेम्पलेट रिएक्ट। तो जो हमारी बीच की टास्क थी ना, वो हट जानी चाहिए थी, पर या तो मैंने कोई मिस्टेक की है इसमें। ये जो पूछता है वो नहीं पूछता। चलो कोई बात नहीं है, वापस से देख लेते हैं। आप NPM आए, आप यहाँ एक बार इन साइट्स जो है ना, इनको खोलना शुरू करो, इनको देखना शुरू करो, क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं बता सकता। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कम से कम हज़ारों चीज़ें इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ आए टेम्पलेट, तो अगर आप टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो इस तरीके से टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी क्या? नहीं, टेम्पलेट व्यू रिएक्ट TS। तो डायरेक्ट टेम्पलेट भी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ हाइफन टेम्पलेट स्पेस, और आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। रिएक्ट चूज किया था हमने, शायद मे भी नाम में कुछ मिस्टेक की हो या लिखने में। @लेटेस्ट हुक्स टेम्पलेट रिएक्ट। तो डायरेक्टली बन जाता है, ये कमांड्स नहीं पूछता है ना, अगर आप कोई टेम्पलेट सीधे चूज करते हो। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं।
कोड स्पेस डॉट इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करते हैं। वापस से पहले तो इन CSS की फाइल्स जो हैं इनको हटाते हैं, क्लियर करते हैं सारी फाइल्स को, क्लियर, और index.css क्लियर। app.jsx के अंदर आते हैं और इसमें भी ये फालतू का कचरा जो पड़ा है ये सारा का सारा हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ तक। वापस से रिएक्ट राउटर का सेटअप करते हैं क्योंकि हम दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारे हुक्स होते हैं, ठीक है। जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ेंगे, अगर कुछ नहीं भी है मतलब जब हम कुछ छोड़ देते हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हो क्योंकि हुक्स बहुत सारे हैं। npm i react-router और एक करना है react router DOM। चलो ये काम तो हो गया। ब्राउज़र राउटर और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें राउट्स करना है, राउट्स। और यहाँ फिर हमें राउट सेटअप करना है, तो जैसे जैसे सेटअप करते चले जाएंगे वैसे वैसे देखते चले जाएंगे। पाथ सबसे पहला जो है स्टेट वो पढ़ेंगे हम यूज़ इफेक्ट। कौन सा? यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं पाथ भी यूज़ इफेक्ट के नाम से दे देता हूँ, यूज़ इफेक्ट। और एलिमेंट बना लेते हैं यहाँ। और जनरली हम अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे तो मैं सीधे सीधे बना लेता हूँ ना। आप जैसे प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो पेजेस नाम का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर रखोगे। और यूज़ इफेक्ट के अंदर और ये जो हम कर रहे हैं सारा का सारा ये समझने के हिसाब से कर रहे हैं। कभी भी हुक के नाम से फाइल मत बनाना। यहाँ तो क्या है कि यू मैंने बड़ा कर दिया है, जो हुक का नाम क्लैश नहीं हो रहा, अदरवाइज अगर क्लैश होता है तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो कभी भी ये मत करना कि आप हुक के नाम से फाइल बनाओ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़ इफेक्ट। मे बी हम यहाँ लिंक्स बना सकते हैं। लिंक और लिंक के अंदर टू और टू के अंदर यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट एक ऐसा हुक है जो बेसिकली डील करता है साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स से मतलब है जब भी आप कुछ बाहर के साथ कम्युनिकेट करते हो। रिएक्ट क्या प्रेफर करता है? रिएक्ट कहता है कि सारे कंपोनेंट्स प्योर कंपोनेंट होने चाहिए। प्योर कंपोनेंट का मतलब है कि आप जो भी डेटा या जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वो उनके अंदर उसके अंदर वाली चीज़ों से रिलेट हो। मतलब आप बाहर की जितने भी है ना, या कोई कंपोनेंट है या फिर कुछ और है, उससे कम्युनिकेट ना करो, ठीक है। जब हम बाहर से डेटा मान लो फैच कर रहे हैं, हमने फैच यूज़ किया है, आता है डेटा फैचिंग, ठीक है। तो जब हम बाहर के किसी उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उस केस में इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपने स्टेट चेंज की तो स्टेट का काम है री रेंडर करवाना। अगर मल्टीपल टाइम्स आप स्टेट चेंज हो रही है, फिर वापस से रेंडर हो रहा है, फिर स्टेट चेंज हो रही है, तो इन दैट केस कंपोनेंट री रेंडर होता ही रहेगा। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब आप बाहर के डेटा के साथ डील कर रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास है यूज इफ़ेक्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले देख लेते हैं, हर एक जो अपना हुक है वो यूज़ कीवर्ड के साथ शुरू होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी, अब ये कोई वो नहीं है कि शुरू आप खुद का बनाओगे जैसे हुक, तो आप हो सकता है किसी और वर्ड से शुरू करो, पर जनरली जितने भी हैं अब तक उन सब के आगे क्या लगा हुआ है, यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। एवरी हुक मस्ट स्टार्ट विद यूज़ कीवर्ड। तो जहाँ भी यूज़ लगा हुआ है मतलब आप हुक इस्तेमाल करो, ठीक है। और बेसिकली हुक्स का काम क्या है, हुक्स प्रोवाइड फीचर्स टू फंक्शनल कंपोनेंट। जो पहले फंक्शनल कंपोनेंट्स के पास नहीं थे फीचर, वो प्रोवाइड करवाता है, जो रिएक्ट के एक्चुअल फीचर्स हैं, ठीक है। और मैं लिख भी देता हूँ जो रिएक्ट के फीचर्स, इसीलिए इनको हुक बोला गया, ये हुक करके रखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट को, रिएक्ट के फीचर्स के साथ हुक करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमने एक तो देख लिया कि यूज़ कीवर्ड इस्तेमाल होगा, दूसरा कि फंक्शनल कंपोनेंट को हुक करके रखते हैं रिएक्ट के फीचर्स के साथ, तीसरा क्या है, हुक्स, वैसे हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं यूज स्टेट में, हुक्स मस्ट बी इनसाइड ऑफ अ component, and hooks must be inside of a component and top of component, ठीक है। टॉप ऑफ द कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट में सबसे ऊपर क्या रखोगे आप, हुक्स रखोगे, है ना। कांट यूज हुक, हम हुक्स को इफ एल्स मतलब कंडीशन एंड लूप के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। समझ रहे हो, आपको कोई स्टेट बनानी है तो आपको सीधे ही लिखनी पड़ेगी स्टेट, आप ये नहीं कर सकते कि अगर ऐसा हो तो ये स्टेट बन जाए, ऐसा नहीं हो तो ये स्टेट ना बने, कंडीशन यूज नहीं कर सकते, स्टेट हमेशा कंडीशन और लूप से बाहर होगी। अगर आप ये 3-4 चीज़ें याद रखते हो तो दैट्स ओके, आप हुक्स पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो। चलो, अब सबसे पहले यूज़ इफेक्ट क्यों इस्तेमाल किया है, बेसिकली इसके बाद हम स्टेट जो है ना, यूज़ स्टेट, उसको पढ़ेंगे। हालांकि हम स्टेट पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टेट कैसे बिहेव करती है और स्टेट को एडवांस लेवल पे कैसे काम में लेना है वो नहीं पढ़ा हमने। यहाँ हम वही पढ़ेंगे। पहले यूज इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डेटा फैच करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, डेटा फैच करना। तो यूज इफेक्ट का इस्तेमाल होता है साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है जब आप बाहर से डेटा फैच करते हो उस टाइम। तो आप डायरेक्टली फैच नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया असिंक गेट डेटा, ये तो सबको आता है ना असिंक वाला जो है ना। कोई ऐसा है जिसको ये असिंक का वेट नहीं आता? बहुत अच्छे, नो रिप्लाई। अगर किसी को नहीं पता तो वापस से वीडियो देख लेना है ना। और प्रोमिसेस और असिंक का वेट, ये दो चीज़ें वापस से देख लेना। असिंक फंक्शन, अब यहाँ मैं डेटा फैच करता हूँ, ठीक है। मैंने डेटा फैच किया और मान लो मैंने पोस्ट्स का डेटा है वो फैच किया, तो फैच में इस्तेमाल किया, इसके अंदर डाला URL। अब URL कहाँ से मिलेगा? सिंपल सी बात है, हमारे पास एक API है, पब्लिक API, फेक जेसन API करके है, जेसन प्लेस होल्डर ये, और इसके अंदर पोस्ट का डेटा आप ले सकते हो। दैट इज़, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। नॉट द डेटा ऑफ टू डू बट पोस्ट्स, ठीक है। तो इसके आगे अवेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। लेट response is equals to await, let data is equals to response await response dot json,
अब इस डेटा को प्रिंट कराओ, या फिर प्रिंट क्यों कराना है, इस डेटा को मैं किसी स्टेट में सेव करा देता हूँ, सीधी सी बात है। ये हमने डेटा एक स्टेट बनाई कॉन्स्ट, और स्टेट का नाम भी पोस्ट्स रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? पोस्ट्स, कॉमा सेट पोस्ट्स और यूज स्टेट, और यूज स्टेट मस्ट बी ब्लैंक एरे। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं इस चीज़ से, लेकिन फिर भी आप जिस स्टेट में इसको सेव करना चाहते हो वो हमारी एरे ही होगी, है ना। अब हमारे पास डेटा आ गया, डेटा आने के बाद मैं इसको सेट कर देता हूँ, तो सेट पोस्ट्स इक्वल्स टू डेटा, और डेटा हमारे पास एरे ही होगा। ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है, पता चले कि एरे नहीं है, कुछ और आ रहा है, तो डेटा को एक बार कंसोल में प्रिंट करा लेना। ठीक है, ये मैंने किया, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कॉल भी कर देता हूँ, बिना कॉल करे तो ये चलेगा नहीं, तो गेट डेटा, इसको मैंने सिंपली कॉल किया, और इस पेज को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, और सीधे कंसोल ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं है अभी। कंसोल में आते हैं, नो राउट फॉर दिस, और यूज इफेक्ट मैंने खोला, तो अब इधर देखो, ये वापस से लोड होता जा रहा है, लोड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और ये डेटा बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये रिक्वेस्ट बार बार कॉल हो रही है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे बड़ा कॉमन सा रीज़न है कि साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट कैसे पैदा हो रहे हैं? जब भी ये फंक्शन मैंने कॉल किया, ठीक है, तो हुआ क्या, इसने इस लाइन को कॉल किया, डेटा फेच किया, फिर ये इसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया, फिर इसको सेट पोस्ट में किया। और हम हमेशा जानते हैं कि जैसे ही स्टेट चेंज होगी, कंपोनेंट क्या होगा? री-रेंडर होगा, और जैसे ही कंपोनेंट री-रेंडर हुआ तो ये सब चीज़ें रिकैलकुलेट होती हैं, हर चीज़ वापस से फंक्शन चलेगा, ये तो वापस से ये कॉल होगा, फिर वापस से ये कॉल होगा तो वापस सेट पोस्ट करेगा, सेट पोस्ट करेगा तो वापस री-रेंडर होगा। तो ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम चलती जा रही है। तो ऐसा करने से के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल होने से रोकना पड़ेगा कि ये फंक्शन एक ही बार कॉल हो, और ऐसा करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा यूज इफेक्ट। क्या इस्तेमाल करूँगा? यूज इफेक्ट। चलो यूज इफेक्ट बना लेते हैं। तो आपको ऐसे यूज इफेक्ट बनाना है, और यूज इफेक्ट के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। पहला, एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये असिंक नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है डिपेंडेंसी एरे। क्या आता है? डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, यही बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास ये यूज इफेक्ट है। अब अगर डिपेंडेंसी एरे खाली है, ठीक है, डिपेंडेंसी एरे इज ब्लैंक है, तो इस फंक्शन को केवल एक ही बार कॉल किया जाएगा। कितनी बार? एक बार। जब ये कंपोनेंट इनिशियली लोड होगा, या ये एप्लीकेशन इनिशियली लोड होगी, उस टाइम बस। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे ना आप, वो एक ही बार चलेगा, चाहे स्टेट चेंज हो, चाहे नहीं हो, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। तो इस फंक्शन को आप यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। अब ये इस फंक्शन के अंदर है, क्लियर? तो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर डिपेंडेंसी एरे इज ब्लैंक, ठीक है, इफ डिपेंडेंसी एरे इज ब्लैंक, जो आर्ग्यूमेंट बाद में दिया है ना हमने, अगर ये ब्लैंक है तो कॉल बैक फंक्शन केवल एक बार ही रन होगा, इज ब्लैंक। और यही चाहिए था हमें, क्योंकि ये फंक्शन मल्टीपल टाइम्स रन हो रहा था, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स स्टेट चेंज हो रही थी, और स्टेट चेंज हो रही थी तो कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा था। देन इफ डिपेंडेंसी एरे इज ब्लैंक, देन कॉल बैक फंक्शन ओनली रन्स वंस, ठीक है। ये याद रखना। अब होगा क्या कि जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये फंक्शन एक ही बार चलेगा, है ना। तो आप ऐसी चीज़ें जब बाहर से डेटा गेट कर रहे हो तो उसको किसके अंदर रखना है, कॉल करना है?
इसके अंदर आप इस फंक्शन को उसके अंदर भी बना सकते हो, ठीक है, उसके अंदर बना के भी कॉल कर सकते हो, वो सेम ही चीज़ है, क्योंकि बनाने में और कॉल करने में डिफरेंस ये है। तो देखो ये 2 बार तो इसलिए आया कि हम स्ट्रिक्ट मोड में हैं, बाकी कुछ नहीं है ना ये रहा। और जहाँ तक ये है ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिएक्ट के अंदर डेटा गेट करना है। अब ये डिपेंडेंसी एरे क्या काम करता है वो देखेंगे। बेसिकली आप चाहते हो कि अगर कोई चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है, तो आप इसमें डिपेंडेंसी एरे में कोई वैल्यू डाल सकते हो। जैसे कि देख लो, हालांकि ज़रूरत तो है नहीं। जैसे मेरे पास एक है पोस्ट आईडी, ठीक है, पोस्ट आईडी, और सेट पोस्ट आईडी, यूज स्टेट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नल दे सकता हूँ, और आई कैन ट्राई 1, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसकी जो वैल्यू मैं इनपुट से लेता हूँ, ठीक है, किससे लेता हूँ, इनपुट से, ये रहा इनपुट, और इनपुट टाइप हम सीधा सीधा टेक्स्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, टेक्स्ट नहीं हुआ तो यहाँ में टेक्स्ट या नंबर भी दे सकते हो, क्योंकि मुझे आईडी बेसिकली नंबर ही चाहिए, तो आप नंबर तो ज़्यादा बेहतर है। ये रहा, और इवेंट क्या है मेरी ऑन चेंज, और इस पर मैं स्टेट डायरेक्टली इसी फंक्शन के अंदर चेंज कर देता हूँ। तो सेट पोस्ट आईडी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्लियर, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट पोस्ट आईडी। तो अब होगा क्या कि मान लो मैं एक सिंगल पोस्ट को रिट्रीव कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिंगल पोस्ट ले रहा हूँ, स्लैश एंड दिस पैरामीटर के अंदर यहाँ मेरे पास है आईडी, और इस आईडी को मैं डायनेमिकली सेट कर देता हूँ यहाँ, कि हर बार जो रिक्वेस्ट जाएगी वो बेसिकली एक पोस्ट को गेट करने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पढ़ सकते हो, सिंगल पोस्ट के लिए भी वहाँ ये यूआरएल दिया हुआ, पोस्ट स्लैश जो भी आईडी का नंबर होगा वो यहाँ आ जाए। तो ये डायनेमिकली मैंने यूआरएल डिज़ाइन कर लिया कि जब भी जो आईडी चेंज होगी यहाँ आईडी पास हो जाएगी। अब आप इसे कॉल करते हो तो आपको एक ही पोस्ट मिलेगी, ठीक है, दैट इज़ ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो हो सकता है हमने ये पोस्ट की आईडी गलत गेट कर ली हो। तो ये रहा पोस्ट्स है ना, पोस्ट नहीं है, क्या है, पोस्ट्स, एस लगाना है, ये रहा। तो आपको फर्स्ट नंबर की जो आईडी के साथ होगा वो मिल जाएगा, और आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे देता हूँ 1, ठीक है। ऐसे फंक्शन के अंदर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं अगर कोई पैरामीटर पास नहीं होता है तो आप यहाँ देखोगे कि फर्स्ट नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे मिल जाएगा, पोस्ट जो है, ठीक है। वापस से रीलोड करके देख लो, फर्स्ट नंबर का मिल जाएगा। अब ये एक ही बार रेंडर होगा, अगर डिपेंडेंसी एरे में कुछ नहीं है तो एक ही बार रेंडर होगा, चाहे भले ही मैं आईडी के अंदर कुछ भी टाइप करता रहूँ। यहाँ मैंने टाइप किया 12, 13, 14, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी आईडी का नंबर डालूँ वही ये फैच कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी एरे से रन ही नहीं होने देगा, ये जो है गेट डेटा को रन ही नहीं होने देगा। तो क्यों ना मैं इसके अंदर, इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर पोस्ट आईडी को डाल दूँ, तो जब भी पोस्ट आईडी चेंज होगी, ठीक है, तो ये यूज इफेक्ट रन होगा। तो ये डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, पोस्ट आईडी के ऊपर। आप मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो, जैसे हो सकता है यहाँ कमेंट चेंज या कोई और चीज़ हो सकती है, तो इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है।
if value in dependency array is changed array is changed, then it reruns function. कॉल बैक, बस दैट्स इट। जब भी पोस्ट आईडी चेंज होगी ये इस फंक्शन को रीरेंडर करेगा, लेकिन अभी भी हमने इसको डायनेमिक बनाया नहीं, तो इस फंक्शन के अंदर मुझे पोस्ट आईडी पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पोस्ट आईडी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी डिफ़ॉल्ट 1 ही कर रखा है मैंने। तो फर्स्ट टाइम जब होगा तो देखो आप, ये क्या हुआ 1, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, तो अभी ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट हुई है 2 को, जैसे आईडी चेंज हुई, देख रहे हो कि फंक्शन अपने आप कॉल हुआ। अब जैसे मैंने 21 कर दिया, देखो अपने आप आईडी 21 वाला डेटा आ जाएगा। तो ये यूज इफेक्ट का जो कॉल बैक फंक्शन है ये रन हो रहा है ऑटोमेटिकली। क्या हो रहा है? रन हो रहा है। क्लियर? समझ में आया यूज इफेक्ट क्या कर रहा है? यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी एरे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं या क्यों ज़रूरत है, ब्लैंक डिपेंडेंसी एरे का क्या मतलब है, और यूज इफेक्ट सबसे पहली बात तो इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सुजल? हाँ, बेसिकली बार बार कॉल ना हो, है ना। तो अगर हम डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, जैसे ही रेंडर होगा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा वापस स्टेट चेंज होगी, वापस स्टेट चेंज होगी तो वापस रेंडर होगा, वापस रेंडर हुआ तो वापस कॉल होगा। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स को डील करने के लिए हम यूज इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मल्टीपल यूज इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक, जैसे मान लो हो सकता है गेट डेटा आप कर रहे हो, वो पोस्ट आईडी पे डिपेंड हो, या फिर आप कोई और चीज़ गेट कर रहे हो वो किसी और चीज़ पे डिपेंड हो, तो दे कैन बी मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, तो आप यूज इफेक्ट मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग फंक्शंस के साथ। बस याद रखना कि ये जो फंक्शन है ना, जो कॉल बैक फंक्शन है, वो कभी भी असिंक नहीं होगा। आप उसके अंदर भले कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे गेट डेटा है वो असिंक फंक्शन है, बट यहाँ असिंक कीवर्ड यूज़ मत करना। ये बेसिकली ऐसा कोई वो नहीं है, बट आपका यूज इफेक्ट ढंग से काम नहीं करेगा। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं सारे कोड को, मैं थ्योरी वाले को नीचे कर देता हूँ। नाउ वी कैन यूज दैट कोड टू प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन। और रिएक्ट में बहुत ईजी है ये चीज़। चलो, ये मैंने डेटा सारा का सारा दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा का सारा यहाँ आ गया, ये इनपुट बॉक्स हो गया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो डेटा है वो उसको दिखाता हूँ कुछ। तो ये मैंने डिप बनाया, एक पैराग्राफ बनाया, और उसमें हमारे पास टाइटल और बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा पोस्ट टाइटल। पहले भी हम ये कर चुके हैं ना, ध्यान है? अरे भूल गए, ध्यान है? कार्ड उठाया था ना सीधा सीधा, यही तो डेटा था वो। वहीं से वो कार्ड उठा लेते हैं। इसके अंदर नहीं था, लिस्ट एंड कीज के अंदर था। तो ब्लॉग्स पोस्ट, हाँ ये रहा, यही था ना। वापस से अपने इसके अंदर आते हैं। तो ये सारी थ्योरी नीचे पहले ऑलरेडी लिखी हुई है, कमेंट करके सबको हटा देता हूँ मैं। और इस सब की भी कोई नीड नहीं है, ये नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन सबको हटा दिया। ये मेरे पास डेटा गेट हुआ और इसको मैंने सेट कर दिया पोस्ट्स के अंदर। क्लियर?
यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जो है एक डिव बनाया हुआ है और इस डिव की जगह पे मैं बेसिकली इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बट इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैप चला लेता हूँ। पोस्ट मेरे पास क्या है, एरे। नहीं, एरे नहीं है, इट इज़ नॉट एन एरे, एरे नहीं है। तो यहाँ जो है हमारा पोस्ट्स डॉट टाइटल और एक चीज़ क्या है, पोस्ट्स डॉट बॉडी, बस ये दिखेगा, पोस्ट्स डॉट बॉडी। क्लियर, पोस्टेड बाई पोस्ट्स डॉट यूजर आएगा। अभी के केस में दिस इज़ नॉट एन एरे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है, ये एरे नहीं है। तो जब ये पोस्ट सेट हो जाएगी तो उस पोस्ट के अंदर से पोस्ट डॉट टाइटल मैंने यहाँ दिखा दिया और टेक्स्ट मैंने बॉडी मैंने यहाँ दिखा दिया और यूज़र आईडी मैंने यहाँ दिखा दिया। तो सिमिलर है, आप जैसे मैंने यहाँ दिखाया, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके पीछे का रीज़न ये है, बूट स्टेप हमने यूज़ तो कर ली पर लगा ही नहीं है ना, तो CDN का लिंक इसमें पेस्ट कर देते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। ये रहा index.html के अंदर दिस पेस्ट कर दिया, बस हो गया हमारा काम। और आप देखोगे कि ये बहुत अच्छे से यहाँ दिख रहा है। तो जो डेटा यहाँ आया है वो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। तो ये पोस्ट आईडी क्या है, 1 है ना, पोस्ट आईडी क्या है 1। अब जैसे मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो यहाँ का डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट के अंदर डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे मैंने 23 किया तो ये डेटा फैच करेगा वापस से और यहाँ पोस्ट करा देगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको फैच करवाते हो। जनरली हम मैप चलाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, मैप, ठीक है, क्लियर। मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ जाना चाहिए। आपका असाइनमेंट आज का है